प्रिय छात्रों, आज हम यूरोप महाद्वीप की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप महाद्वीप की जलवायु है वो मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है और जो ये महाद्वीप है वो चारों ओर से मुख्य रूप से तीन भाग में तो यह है सागरों से घिरा हुआ है और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है और जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में रूस का साइबेरिया का मैदान है। आप इसको पश्चिमी साइबेरिया का मैदान कह सकते हैं। और आप इसमें देखिएगा जो यूरोप की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार, महाद्वीप के तीन ओर महासागर और सागरों का प्रभाव, धरातलीय स्वरूप और चक्रवात, ये चार हैं मुख्य रूप से जो इस महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं। एक एक को अपन लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार में देखा जाए तो यह महाद्वीप का अधिकांश भाग जो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है और इस महाद्वीप का उत्तरी भाग उत्तरी ध्रुव व्रत के निकट होने के कारण उत्तरी जो भाग है इस महाद्वीप का जो कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी ध्रुव व्रत के निकट पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, शीत जलवायु का प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार यूरोप की जलवायु पर इसके पश्चिम में फैले अटलांटिक महासागर और उत्तर व दक्षिण में फैले विशाल महासागरों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब आप देखिएगा इसके उत्तर में जो ये महाद्वीप है इसके उत्तर में उत्तरी सागर है, श्वेत सागर है, बाल्टिक सागर है और बोथनिया की खाड़ी है। इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आप जब भी मैप देखें तो मैप इसका साथ में रखें और ये जो नोट्स हैं इनको आप एक एक लाइन को उसको क्लियर करते चलें कि कौन सा सागर कहाँ है। अब इसने कहा इसके उत्तर में, इस महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी सागर है तो उसकी लोकेशन देखें, श्वेत सागर, बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी, ये कहाँ पड़ते हैं, ये चीज़ें आप देखिएगा तो आप इसका आंसर अच्छी तरह से दे पाएंगे। दक्षिण में भूमध्य सागर में, दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर में कौन कौन से हैं, काला सागर भी है, एजियन सागर भी है, एड्रियाटिक सागर है, ये मुख्य रूप से सागर हैं जो यहाँ फैले हुए हैं। इसी प्रकार महाद्वीप के जो पूर्वी भाग में चौड़ाई अधिक है जबकि पश्चिमी भाग तंग है। समुद्री प्रभाव से यहाँ की जलवायु बहुत प्रभावित है। अटलांटिक महासागर से आने वाली पश्चिमी पवनें, जो अटलांटिक महासागर है उससे आने वाली जो पश्चिमी पवनें हैं उस पर पश्चिमी यूरोप की जलवायु को प्रभावित करती है ये पछुआ पवनें, ठीक है। जबकि पूर्वी यूरोप समुद्री प्रभाव से दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है, कठोर। दक्षिण में भूमध्य सागर के प्रभाव के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। अब आप देखिएगा धरातलीय स्वरूप किस तरीके से महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करता है। अब तक आपने दो पॉइंटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अक्षांशीय विस्तार और दूसरा है महाद्वीप के तीन ओर सागर और सागरों का प्रभाव, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा आता है धरातलीय स्वरूप। अब धरातलीय स्वरूप में आप देखिएगा एक और तो इस महाद्वीप के प्राचीन और नवीन पर्वत हैं, वहीं कहीं कहीं मध्यवर्ती भाग मैदान भी पाए जाते हैं। यूरोप पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले, अब देखिएगा फिर मैप का सहारा लीजिए, यूरोप पूर्व से पश्चिम में फैली पिरेनीज, आल्पस, कार्पेथियन व काकेकस पर्वतमालाएं हैं जिसके कारण वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। इन पर्वतीय क्रमों के कारण यहाँ की जलवायु इनसे प्रभावित होती है। आल्पस पर्वत के उत्तर में महासागरीय जलवायु है और आल्पस के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो ये बट गया दो भागों में, ठीक है। आल्पस के उत्तर में महासागरीय जलवायु का प्रभाव दिखाई देता है और दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु का। जहाँ पूर्वी यूरोप समुद्र से काफ़ी दूर होने के कारण कठोर जलवायु का प्रदेश माना जाता है, वहीं पश्चिम में आने वाली हवाएं पश्चिमी तट पर प्रभावित करती हैं तो उससे तापमान में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं ये देखिए इस महाद्वीप पर, ये हो गया। तो ये यूरोप की जलवायु के बारे में तापमान की समरूपता। अब देखिएगा इसमें तापमान दिखा रखा है कि कौन सी जगह तट पर किधर तापमान कम है किधर ज़्यादा है। तो सागरों की जो स्थिति है, एक तो सागर स्थल से घिरे हुए हैं, एक जो खुला सागर है जैसे अटलांटिक महासागर है, तो उसका प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। तापमान में आप देखिएगा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 75% भाग है जो ये क्षेत्र यूरोप महाद्वीप का, वहाँ पर तापमान कितना है, 0 डिग्री से भी कम सेल्सियस कम पाया जाता है।
भूमध्य सागर में 5 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में 0 से 10 डिग्री के मध्य पाया जाता है। इसी तरीके से ग्रीष्मकाल में जो स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है इस समय। तो इसके यहाँ आप इस मैप में और क्लियर हो जाएगा तापमान का। तो इससे पहले आप इस पर चर्चा कर लेते हैं। चलो एक बार देखिएगा, जनवरी की तापमान यूरोप पर जनवरी के तापमान की समताप रेखाएं हैं जो डिग्री सेल्सियस में दे रखी हैं, और ऐसे ही जुलाई का तापमान भी दिखा रखा है यूरोप का। तो किस तरीके से इसमें ये जो लाइनें हैं इनसे पता चलता है ये समताप रेखा है जहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और फिर किस तरीके से कम हो रहा है ये आप इसमें दिखाया हुआ है मैप में। तो ये आज जब क्वेश्चन आया तो ये मैप भी बनाना जरूरी होता है, तो मैप बनाना आपको आना चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है वो है चक्रवातों का प्रभाव। ये देखिएगा चक्रवात, चक्रवातों के प्रभाव में जो शीतकाल में यूरोप के पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब तथा पूर्वी भाग में उच्च वायुदाब के केंद्र बनते हैं। ठीक है, मैप देखिएगा वापस उठा के, और मैप फिर देखिए यूरोप के पश्चिमी भाग में, ठीक है, यूरोप महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है शीतकाल में, और पूर्वी भाग में उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। लेकिन ग्रीष्मकाल में उत्तरी अंध महासागर में निम्न वायुदाब और स्पेन के आसपास उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण यूरोप का अधिकांश भाग पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। जिसके पश्चिमी यूरोप की जलवायु अटलांटिक महासागर में बहने वाली गल्फ स्ट्रीम की धारा के कारण पछुआ हवाएं नमी और गर्मी धारण कर लेती है। ठीक है, अब गल्फ स्ट्रीम की धारा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। ठीक है, और यह धारा फिर बाद में उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में पश्चिमी यूरोप में पहुंचती है और वहां पर यह तापमान को बढ़ा देती है। यह धारा तापमान को, पश्चिमी यूरोप के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, अब है ग्रीष्म ऋतु में अटलांटिक महासागर में आइसलैंड के पास निम्न दाब का केंद्र बनता है और जिसके कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना चालू हो जाती हैं। ठीक है, और शीत ऋतु में आइसलैंड के पास अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि ध्रुवों के पास, ग्रीनलैंड के पास उच्च दाब होता है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती है। तो इस तरीके से चक्रवातों के प्रभाव भी इस यूरोप पे महाद्वीप पर पड़ता है। अब देखिएगा शीत ऋतु में, ये देखिएगा शीत ऋतु में भूमध्य सागरों में भी चक्रवात बनते हैं और उन चक्रवातों से तटवर्तीय क्षेत्रों में और जो एशिया का पश्चिमी देश हैं उनमें भी वर्षा करता है और भारत तक भी यहाँ वर्षा पहुँचती है इससे। तो ये यूरोप की जलवायु को भी प्रभावित करता है, जो दक्षिणी यूरोप की जलवायु को, और एशिया की जलवायु को भी प्रभावित करता है। अब देखिएगा आप, यूरोप में चक्रवातों की उत्पत्ति का एक मुख्य कारण है गर्म और ठंडी जलवायु राशियों के मिलने, और उसके मिलने से वाताग्र का निर्माण होता है और वाताग्र चक्रवात का रूप धारण करता है और बरसात करता है। तो आप ये चक्रवात के बारे में, वाताग्र और वायु राशियों के बारे में फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अपन सिलेबस से थोड़ा अलग चले जाएंगे, ये आप जानते हो। और इसके बाद में है वर्षा। अब वर्षा क्या है कि जो यूरोप में सामान्यतः तापमान की समरूपता के कारण वर्ष भर वर्षा होती है, जो शीतकाल में पछुआ हवा वाले चक्रवातों और भूमध्य सागरीय चक्रवातों से तथा ग्रीष्मकाल में पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली हवाओं से होती है। लेकिन फिर भी वर्षा का वितरण असमान पाया जाता है। वर्षा तो वर्ष भर होती है यहाँ पे यूरोप में, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इसके कुछ भाग कर रखे हैं, 4 भाग कर रखे हैं यूरोप के। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? इस प्रदेश के अंतर्गत ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, तो यानी कि पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप इसके में आता है, जहाँ वर्षा वर्ष भर होती है, जो शीत ऋतु में सर्वाधिक होती है। ठीक है, जो पश्चिमी भागों में अधिक और पूर्वी भागों में वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। ब्रिटेन के पश्चिमी पर्वतों पर 480 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके बाद में आप आता है अब मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। अब मध्यम वर्षा, ये देखिएगा वार्षिक वर्षा का जो ये मैप दे रखा है, तो इसमें इसको दर्शा रखा है कि कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ कम होती है। और अब आप देखिएगा मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र है जो 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देश अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे होती है। मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है और कभी कभी यहाँ हिमपात भी होते हैं। बाद में आता है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ 50 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब इसके अंतर्गत जो समुद्र तट से अधिक दूर जो क्षेत्र है,
वो क्षेत्र इसमें आते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, शीतकाल में बर्फबारी होती है। इसके अलावा इसमें जो ये क्षेत्र है वो है कौन सा है, पश्चिमी रूस। पश्चिमी रूस इसमें आता है। अब इसके बाद में आता है शीतकालीन वर्षा वाले प्रदेश। अब शीतकालीन वर्षा वाले प्रदेश में कौन सा आता है, भूमध्य सागर के चारों स्थित जो तटवर्ती है यूरोप के देश हैं, वहाँ शीतकालीन वर्षा होती है जो चक्रवातों से होती है। मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय भागों में वर्षा अधिक होती है। ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। औसत वार्षिक वर्षा का इसमें बता रखा है कि 50 से 75 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और यहाँ जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो यहाँ के जो रसदार फल हैं उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। इस तरीके से ये यूरोप की जलवायु की सामान्य जानकारी है, इसके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। और मैप का आप सहारा लीजिए, एक एक लाइन को मैप के साथ क्लियर करते चलेंगे तो आपको ये लोकेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको पता होगा कि कौन सी लोकेशन, चाहे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील कुछ भी हो, वो आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और ऐसी कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।